कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। बुरी आदतें तो आदमी लगा लेता है, लेकिन उनसे बाहर नहीं निकल पाता। क्या आपके आसपास भी इस तरह का कोई व्यक्ति है? अगर है तो आज की कहानी सुनिए, हो सकता है कि आप भी उसकी मदद कर पाएं। पेश है रूसी कथाकार एंटन चेखव की कहानी दी बैगर की हिंदी प्रस्तुति भिखारी। बाबू साहब, इस गरीब भूखे को भी देख लीजिए। 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है मालिक। मेरे पास रात सिर छिपाने के लिए 5 कौपेक भी नहीं है। ईश्वर की कसम, मैं पिछले कई साल से गांव में मास्टरी कर रहा था। पंचायत वालों ने धोखे से मेरी नौकरी छीन ली। मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी गई। 1 साल पहले मुझे वहां से निकाल दिया गया। पीटर्सबर्ग में वकालत का काम कर रहे स्क्वोर्त्सोव ने मुड़कर भीख मांगने वाले की तरफ देखा। भिखारी ने नीले रंग का चिथड़े चिथड़े हो चुका ओवरकोट पहना हुआ था। उसकी मटमैली आंखों से अभी तक शराब की खुमारी नहीं उतरी थी और उसके गालों पर लाल लाल रंग के धब्बे से पड़े हुए थे। स्क्वोर्त्सोव को ऐसा लगा कि उसने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। भिखारी अपनी कहानी बताए जा रहा था। अब मुझे कलूगा में एक नौकरी दी जा रही है, लेकिन मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं हैं। दया करो साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन क्या करूं, हालात का मारा हुआ हूं। स्क्वोर्त्सोव ने उस भिखारी के फटे हाल जूतों की तरफ देखा। उनमें से एक तो सामान्य जूतों की तरह था, लेकिन दूसरा कुछ लंबा सा, पैरों पर ऊपर की तरफ बूट जैसा लग रहा था। जूते देखते ही स्क्वोर्त्सोव फौरन उस भिखारी को पहचान गया। उसने भिखारी से कहा, सुनो भाई, परसों तुम सेडोवॉय स्ट्रीट में मिले थे। तब तो तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम स्कूल मास्टर हो। उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम छात्र हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया। याद आया कुछ? भिखारी हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं स्कूल मास्टर ही हूं। अगर आप कहो तो मैं सबूत के रूप में आपको कागजात दिखा सकता हूं। स्क्वोर्त्सोव ने कड़ी आवाज में कहा, बहुत हुआ तुम्हारा झूठ। तुमने ही उस दिन अपने आप को स्टूडेंट बताया था। तुमने तो यह भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया। स्क्वोर्त्सोव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसके चेहरे पर उभर आया घृणा का भाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, तुम कितनी घिनौनी बातें करते हो यार। शर्म नहीं आती इस तरह की ठगी करते हुए? अभी तुम्हें पुलिस में पकड़वा सकता हूं। तुम भूखे हो, गरीब हो, इसका यह मतलब तो नहीं कि बेहया होकर खुल्लम खुल्ला झूठ बोलोगे। दरवाजे के हैंडल को पकड़कर उस दीनहीन भिखारी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं साहब, मैं आपको कागज दिखा सकता हूं। स्क्वोर्त्सोव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, कौन यकीन करेगा तुम पर? लोगों का भरोसा और रहम पाने के लिए तुम स्कूल मास्टर और स्टूडेंट होने का ढोंग कर रहे हो। इतनी नीचता पर तुम उतर गए हो कि तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। स्क्वोर्त्सोव का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उसने भिखारी को जोरदार फटकार लगाई। फटे चिथड़ों में लिपटे भिखारी के लगातार झूठ बोलने पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह भिखारी दुखी लोगों के लिए प्यार, दया, सहानुभूति की जो भावनाएं उसके मन में हैं, उनका अपमान कर रहा है। अपने झूठ और गलत व्यवहार के कारण यह व्यक्ति उसके दिल में दुखियों के लिए दान पुण्य की जो भावना है, उसको भी धक्का पहुंचा रहा है। भिखारी पहले तो कुछ देर अपनी बात दोहराता रहा, कस्में खाता रहा, पर बाद में एक तरफ सिर झुकाकर बैठ गया। वो पूरी तरह शर्मिंदगी से घिर चुका था। अपने दिल की तरफ हाथ रखता हुआ बोला, साहब, मैं सच में झूठ बोल रहा था। मैं ना तो स्कूल मास्टर हूं और ना ही स्टूडेंट हूं। ये सब मेरी गढ़ी हुई कहानियां हैं। मैं असल में गायन मंडली का सदस्य था, लेकिन शराब पीने की आदत के कारण उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब मैं क्या करता? झूठ ना बोलता तो मेरा गुजारा कैसे चलता? मैं सच बताता हूं तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। ऐसी हालत में या तो मैं भूख से या बाहर बर्फ में ठंड से मर जाता। आप जो कह रहे हैं ठीक है साहब, लेकिन मैं क्या करूं? भिखारी के पास आते हुए स्क्वोर्त्सोव ने गुस्से में कहा, क्या करूं? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं? मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना चाहिए। काम, कुछ काम करो, काम, समझे? काम? मुझे पता है श्रीमान जी, मुझे काम करना चाहिए, लेकिन कहाँ मिलेगा काम? कौन देगा मुझ जैसे आदमी को काम? विवशता भरी आवाज में उस भिखारी ने कहा।
स्कोर्त्सोव ने भिखारी को डांटते हुए कहा, बकवास मत करो। तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तंदुरुस्त हो। अगर चाहो तो तुम्हें आराम से नौकरी मिल सकती है, लेकिन तुम कामचोर हो, आलसी हो, शराब पीते हो। कौन देगा तुम्हें काम? तुम्हारे पूरे शरीर से वोदका की बदबू आ रही है। तुमने अपने को इतना नीचे गिरा दिया है कि आत्मसम्मान तुम्हारे अंदर बचा ही नहीं। झूठ बोलने और शराब पीने के अलावा तुम कुछ और नहीं सोच सकते। अगर तुम ढंग के आदमी होते तो तुम्हें गायन मंडली में गाने का न सही क्लर्क का काम मिल सकता था, और कुछ नहीं तो बिलियर्ड के स्कोर रखने का काम भी तुम कर सकते थे। ठीक ठाक वेतन तुम्हें मिल जाता। लेकिन तुम हाथ से मेहनत का काम क्यों करना चाहोगे? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम घरेलू नौकर या किसी फैक्ट्री में मेहनत करने लायक नहीं हो। भिखारी दुखी आवाज में बोला, आप जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। मेहनत का काम मैं अब नहीं कर पाऊंगा। दुकानदार मैं बन नहीं सकता। मुझे ऐसी हालत में कोई घरेलू नौकर भी नहीं रखेगा। फैक्ट्री में काम करने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो भी मेरे पास नहीं है। क्या काम मिलेगा मुझे? इस पर स्कोर्त्सोव बोला, चुप रहो। तुम बहाना बनाने में बहुत माहिर हो। क्या तुम लकड़ी चीरने का काम करोगे? भिखारी ने कहा, मैं मना कैसे करूंगा, लेकिन आजकल लकड़हारों को काम कहां मिल रहा है। भिखारी को जवाब देते हुए स्कोर्त्सोव ने कहा, सभी आलसी लोग इसी तरह का बहाना बनाते हैं। जैसे ही तुम्हें कोई काम मिलेगा तुम एकदम मना कर दोगे। अच्छा बताओ, क्या तुम मेरे घर में लकड़ी फाड़ने का काम करोगे? भिखारी ने छूटते ही कहा, हाँ साहब, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। स्कोर्त्सोव इस पर बोला, ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। स्कोर्त्सोव ने किचन में खाना बनाने वाली ओल्गा को बुलाया। ओल्गा से उसने कहा कि ये आदमी आया है, इसे लकड़ी के गोदाम में ले जाओ। आज से ये किचन के लिए लकड़ी काटने का काम करेगा। भिखारी उलझा हुआ सा लग रहा था। वो अनमने भाव से ओल्गा के पीछे चला गया। उसकी चाल ढाल से ही लग रहा था कि वो फंस गया था। उसने लकड़ी काटने के लिए अपनी भूख या पैसा कमाने की वजह से हामी नहीं भरी थी। उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए काम करने का निर्णय लिया था। यह साफ साफ दिख रहा था कि वोदका का प्रभाव अभी तक उसके ऊपर है। वो स्वस्थ नहीं है और काम में उसकी कोई रुचि भी नहीं है। स्कोर्त्सोव जल्दी से अपने डाइनिंग रूम में आ गया। वहां से लकड़ी का गोदाम साफ दिखाई देता था। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो अब उसकी नजर में था। खिड़की के पास खड़े होकर स्कोर्त्सोव ने देखा कि भिखारी और ओल्गा बर्फ के कारण हो गए कीचड़ पर चलते हुए लकड़ी के गोदाम तक गए। ओल्गा गुस्से से भिखारी को देख रही थी। उसने अपने हाथ को जोर का झटका दिया और गोदाम के दरवाजे को खोल दिया। स्कोर्त्सोव सोच रहा था कि ओल्गा शायद कॉफी पी रही थी, इसलिए थोड़ा परेशान हो गई। ये भी अजीब महिला है। तभी उसने देखा कि अपने को मास्टर और स्टूडेंट बताने वाला लकड़ी के एक लट्ठे के ऊपर बैठा हुआ था। उसने अपने ठोड़ी पर हाथ रखा हुआ था और किसी विचार में डूबा हुआ था। ओल्गा ने भिखारी के पैरों के पास कुल्हाड़ी फेंकी और गुस्से में एक तरफ थूक दिया। उसकी भाव भंगिमा और होठों की हरकत से लग रहा था कि वो भिखारी को गाली दे रही है। भिखारी ने अनिच्छा से लकड़ी के एक टुकड़े को अपनी तरफ खींचा। लकड़ी को अपने पैरों के बीच फंसाकर उसने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। कुल्हाड़ी एक तरफ गई और लकड़ी फिसलकर दूसरी तरफ चली गई। उसने फिर से लकड़ी को अपनी तरफ खींचा और इस तरह कुल्हाड़ी चलाई जैसे उसके पैर या उंगलियों के कटने का डर हो। लकड़ी फिर दूसरी तरफ लुढ़क गई। स्कोर्त्सोव का गुस्सा अब तक ठंडा हो चुका था। वो सोच रहा था कि शायद उसका निर्णय सही नहीं रहा। उसने एक नशेड़ी और बीमार आदमी को जोखिम में धकेल दिया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसने मन ही मन कहा, चलो कोई बात नहीं, उसे यह काम करने दो। फिर इसमें किसी और का भला थोड़े ही है, उसी का भला है। करीब 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने बताया कि लकड़ियां कट चुकी हैं। स्कोर्त्सोव ने आधा रूबल ओल्गा को देते हुए कहा कि इसे भिखारी को दे दो। उसने ये भी कहा कि अगर भिखारी काम पर आना चाहता है तो हर महीने की पहली तारीख को आकर वो लकड़ियां काट सकता है। उसको हमेशा काम मिलता रहेगा। अगले महीने की पहली तारीख को भिखारी फिर आया। हालांकि वो मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था, पर उसने लकड़ियां काटी। फिर तो वो अक्सर आने लगा और उसके लिए कोई ना कोई काम निकल ही आता था। कभी वो बर्फ हटा देता था, कभी गोदाम की सफाई कर देता था, या कभी कालीन में लगी धूल झाड़ देता था। उसे 30-40 कोपेक आमतौर पर मिल ही जाते थे।
एक बार तो उसे पहनने के लिए पुरानी पैंट भी मिल गई। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि स्कोर्त्सोव को उस जगह को छोड़ना पड़ा। उसने भिखारी को अपने सामान और फर्नीचर की पैकिंग में सहायता के लिए बुलाया। भिखारी गुमसुम सा दिखाई दे रहा था, वो चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उसने मुश्किल से ही किसी सामान को हाथ लगाया। वो फर्नीचर ले जाने वाली गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। सामान पैक करने आए लोग उसे देखकर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब सामान चला गया, स्कोर्त्सोव ने भिखारी को अपने पास बुलाया। स्कोर्त्सोव ने 1 रूबल देते हुए भिखारी से कहा, यह अच्छी बात है कि मेरे सुझाव का तुम्हारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा है। तुमने शराब भी नहीं पी है, काम में रुचि भी दिखाई है। क्या नाम है तुम्हारा? भिखारी ने कहा, लुश्कोव। स्कोर्त्सोव ने लुश्कोव से कहा, मैं तुम्हें अच्छा काम दिला सकता हूं, क्या तुम लिखना जानते हो? लुश्कोव ने गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, वो लिखना जानता है। स्कोर्त्सोव ने एक कागज देते हुए लुश्कोव से कहा, तो ठीक है, ये पत्र लेकर इस पते पर चले जाना और मेरा साथी तुम्हें कागजात की नकल करने का कोई काम दे देगा। और अच्छी तरह से काम करना, शराब मत पीना, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, ठीक है? स्कोर्त्सोव इस बात से खुश था कि उसने एक आदमी को सही रास्ते पर लाने का काम किया है। उसने लुश्कोव के कंधे को थपथपाया और उससे हाथ भी मिलाया। लुश्कोव पत्र लेकर चला गया और उसके बाद फिर वापस उस मकान में नहीं आया। इस बात को 2 साल बीत गए। स्कोर्त्सोव एक दिन थिएटर की टिकट खिड़की पर खड़ा टिकट खरीद रहा था। तभी उसका ध्यान अपने पास ही खड़े एक आदमी पर पड़ा जिसने चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी और बदरंग सी कैप लगाई हुई थी। उस आदमी ने खिड़की पर कोपेक दिए और गैलरी का टिकट मांगा। स्कोर्त्सोव ने उसे पहचान लिया। अरे क्या तुम लुश्कोव हो? क्या कर रहे हो आजकल? सब ठीक तो चल रहा है? लुश्कोव खुशी से बोला, जी हाँ साहब, सब बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आजकल एक नोटरी के यहाँ काम करता हूँ और मुझे तकरीबन 35 रूबल मिल जाते हैं। इस पर खुशी जाहिर करते हुए स्कोर्त्सोव ने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी खासी रकम है, मुझे बहुत खुशी हुई। देखो, तुम एक तरह से मेरे धर्मपुत्र जैसे हो। मैं ही था जिसने तुम्हें सही राह दिखाई। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह डांटा था? तुम तो शर्म से धरती में ही समाने वाले थे उस दिन। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी बातों पर ध्यान दिया। लुश्कोव ने कहा, आपका भी बहुत धन्यवाद। अगर मैं उस दिन आपसे न मिलता तो शायद आज भी अपने को स्कूल मास्टर या स्टूडेंट बताता हुआ भीख मांग रहा होता। आपके घर में ही मुझे वो मिला जिसकी वजह से मैं आज सही तरह से जीवन जी पा रहा हूँ। स्कोर्त्सोव ने कहा, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। लुश्कोव कह रहा था, आपकी आशीष और शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस दिन जो कुछ भी कहा वो बहुत अच्छा था। मैं आपका और आपके कुक ओल्गा का बहुत आभारी हूँ। ओल्गा बहुत अच्छी दिल वाली महिला है। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, लेकिन मैं खास तौर पर ओल्गा का ऋणी हूँ। उसी ने सच में मुझे बचाया है। स्कोर्त्सोव को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ओल्गा ने बचाया? कैसे? लुश्कोव ने कहा, मैं जब भी आपके यहाँ लकड़ी काटने आता था वो मुझे देखते ही चिल्लाने लगती थी, शराबी कहीं के, भगवान भी तुझे नहीं देख रहे हैं, तुझे मौत भी नहीं आ रही है। और ऐसा कहने के बाद वो मेरे सामने बैठ जाती थी और मुझे लगातार बातें सुनाती रहती थी। कहती थी, अरे ये भागे, इस दुनिया में तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं, तुझे तो अगले जन्म में भी नरक ही मिलेगा, तेरी किस्मत में यही लिखा है। वो इसी तरह हमेशा मुझे डांटती रहती थी। वो मेरे लिए चिंता करती थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। इस सब से तो मेरे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बात ने झकझोरा तो वो यही थी कि उसी ने हमेशा मेरे लिए लकड़ी काटी थी। आपको पता है, मैंने एक दिन भी लकड़ी नहीं काटी, उसी ने सब कुछ किया। उसी को देखकर मैंने शराब पीना बंद कर दिया। मैं बता नहीं सकता मैं कितना बदल गया। मैं केवल इतना जानता हूं कि उसने मुझसे जो कुछ कहा मेरे भले के लिए कहा। उसको मुझसे भला क्या मिलने वाला था? उसने मेरी आत्मा पर असर डाला। मैं इसे कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। कैसे भूलूंगा? अरे घंटी बज गई, लगता है शो शुरू होने वाला है। अच्छा साहब, मैं चलता हूं, प्रणाम। लुश्कोव ने झुककर अभिवादन किया और गैलरी की तरफ चला गया। भिखारी।
अभी आपने रूसी कथाकार एंटन चेखव की कहानी द बेगर की ये ऑडियो प्रस्तुति सुनी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को और अपने ग्रुप में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हाजिर होते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।